वीडियो है जहां पर इमरान खान ने बढ़ चढ़ के इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करी है। ये आप सुने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान ये तारीफ कर भी क्यों रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा ये वही इमरान खान है जो कुछ महीनों पहले भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे थे, सीएए को लेकर, कश्मीर को लेकर, वेरियस इश्यूज को लेकर, और अब रिसेंटली भी ओआईसी की समिट करना चाहते हैं ताकि कश्मीरी सेपरेटिज्म को और ज़्यादा बल मिले। मगर पहले जो वीडियो है ये देख लो। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। तो ये अपने आप में मैं कहूँगा एक टेस्टमेंट है। डॉक्टर एस जयशंकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारी विदेश मंत्रालय में बाकी जो लोग हैं, उन सब की सक्सेस का ये टेस्टमेंट है कि जो आदमी आए दिन हमको न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है वो खुद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की प्रशंसा करने में मजबूर हो गया है। क्योंकि लिटरली इंडिया ने जिस तरीके से क्वाड रशिया के इशू को बैलेंस किया है अभी तक, इट इज़ एग्जाम्पलरी। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान ने और आगे क्या कहा है और इमरान खान एक्चुअली ये सब कह भी क्यों रहे हैं। इनकी जो ये तारीफ है उसके पीछे भी इनकी एक ईगो, इनकी पॉलिटिक्स का काफ़ी बड़ा रोल है। वी विल गेट टू नो अबाउट दिस। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है जहाँ पर लिखा है कि भारत एज स्टेट पॉलिसी कोशिश करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम हो और इंटरनेशनल सिक्योरिटी रहे, कंट्रीज आपस में वॉर ना करे। ये बात किस आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल 33, आर्टिकल 52, आर्टिकल 51, आर्टिकल 57। रिसेंटली ये काफी डिस्कशन में भी था कि आर्टिकल में ये बात लिखी है, संविधान में ये बात लिखी है, तो इंडिया को यूक्रेन के इशू में ये सब कहना चाहिए। तो कोशिश करिए यहाँ पर सही आंसर अटेम्प्ट करने की। जो करेक्ट आंसर है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। नाउ आप में से कुछ लोग जो रेगुलर बेसिस पर फॉरेन पॉलिसी के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, आप यहाँ पर जेन्युइनली एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी जेन्युइनली सक्सेस रही है? क्या हम बैलेंस कर चुके हैं रशिया के इशू को और क्वाड के इशू को? मैं कहूँगा हाँ, और इसका प्रूफ यहाँ पे आपको दिखेगा रीसेंट ऑस्ट्रेलियन स्टेटमेंट में। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली ये कहा कि क्वाड कंट्रीज एक्सेप्ट करती है भारत की पोजीशन इन द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। ऑस्ट्रेलिया के पीएम से पूछा गया कि यूक्रेन के इशू को लेकर भारत आलोचना क्यों नहीं करता रशिया की? भारत क्यों अकेला क्वाड कंट्री है जो कहता है कि शांति रखिए, लड़िए मत? ये क्यों नहीं कहता कि रशिया गलत कर रहा है, रशिया यहाँ पे अग्रेसर है? तो ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि देखिए इंडिया की रिक्वायरमेंट्स अपनी है, हम लोग उनकी पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली आप अगर देखें तो यूएस, जापान की तरफ से भारत को बहुत प्रेशर फेस करना पड़ा। यूएस ने यहाँ तक कह दिया कि हिस्ट्री इंडिया को जज करेगी। जापान के पीएम भी जब इंडिया में आए तो इंडिया में लैंड करते ही इन्होंने पीएम मोदी के साथ खड़े होकर जो पहली लाइन बोली वो यही थी कि यूक्रेन में रशिया बहुत गलत कर रहा है। तो प्रेशर बहुत सारा था, मगर तब भी इंडिया ने क्वाड को भी मैनेज किया। क्वाड के जो लीडर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि ऑल टुगेदर हम एक्सेप्ट करते हैं इंडिया की पॉलिसी। और रूस से भी तेल अभी तो हम परचेज करेंगे। अभी तो 3 मिलियन बैरल की बात कर रहे हैं ना, ये 15 मिलियन बैरल इंडिया एटलीस्ट परचेज करेगा आने वाले कुछ समय में। जो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है ये रूस ही भरने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इमरान खान तो खैर लिमिटेड लगता है इनकी नॉलेज है, इंडिया ने इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये रशिया छोड़ के जा रही है। इंडिया ने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो दवाइयां हैं ये प्रोवाइड करी है रशियन मार्केट को। रशिया ने खुद कहा है कि इंडिया आराम से रिप्लेस कर देगा अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को हमारी मार्केट में। हम इंडिया से ही मेडिसिन परचेज किया करेंगे। इस पे एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था रिसेंटली द इकोनॉमिक टाइम्स में। उसके बाद यहाँ पे बात आती है वीट की, गेहूं की। गेहूं के बारे में आपको याद होगा, मैं फरवरी से बार बार बोल रहा था गेहूं एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा यूक्रेन रशिया वॉर में, और हुआ यही है। दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया भर में जो गेहूं की सप्लाई है इसमें बहुत बड़ी कमी महसूस की जा रही है। यूक्रेन और रशिया दोनों मिला के बताया जाता है कि दुनिया में जो टोटल गेहूं का एक्सपोर्ट है उसका 30% तो अकेले ही संभालते थे। तो दो बड़े सप्लायर बाहर हो गए मार्केट से। तो अब इंडिया यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन रशिया का जो ये एम्प्टी स्पेस है ये हम लोग फिल करें। और इसमें देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया इन द फ्यूचर आपको गेहूं एक्सपोर्ट करता हुआ दिखेगा बहुत से मेजर कंट्रीज को, जैसे कि इजिप्ट,
टर्की, उसके अलावा इवन चाइना, बहुत से देश है आज के समय जो इंडिया से बातचीत कर रहे हैं। इसमें ईरान भी है, नाइजीरिया भी है। ये सब देश चाहते हैं कि इंडिया का वीट इनको मिल जाए। और यहाँ पे आप अगर ये सोच रहे हैं, देखिए इसमें तो भारत का भी स्वार्थ है ना, हम लोग वीट बेचेंगे, हमारे किसानों को फायदा होगा। मैं आपको ये बताता हूँ, देखो कुछ प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पे फायदा वाला एस्पेक्ट इतना देखा नहीं जाता। हमारे इंडियन कल्चर में आपको पता होगा, हम किसान को कभी बिजनेसमैन नहीं कहते, हम कहते हैं अन्नदाता है ये, क्योंकि जो चीज किसान हमको प्रोवाइड करते हैं उससे हमारा पेट भरता है, उससे बेसिकली हम सरवाइव कर पाते हैं। बाकी और चीजों के बिना आप रह लोगे, परफ्यूम्स के बिना, वीडियो गेम्स के बिना, मोबाइल फोन के बिना, फूड आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए। तो इंडिया जो ये फूड एक्सपोर्ट कर रहा है, इससे ना सिर्फ इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, बाकी दूर दराज के देशों में कई जो गरीब लोग हैं वो सस्ते दामों पर अनाज खा भी पाएंगे, उनकी जिंदगी पर भी इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और अंत में मैं आपको ये बता दूं, एक कंट्री की वैल्यू क्या है वो जानने के लिए हमेशा ये देखना कि उस कंट्री की एग्जिस्टेंस का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है दुनिया पर। देश दुनिया में बहुत सारे हैं, लोग पैदा होते रहते हैं, आबादी बढ़ती रहती है, मगर लिमिटेड कंट्रीज आपको मिलेंगी जहां से ऐसे लोग निकलते हैं जो दुनिया में एक नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, दुनिया के लिए सरदर्द नहीं बनते। अब इमरान खान का केस मैं आपको बताता हूं यहाँ पर हुआ क्या है। इमरान खान ने कुछ हफ्तों पहले यूरोपियन यूनियन पर बहुत ज्यादा कड़ी टिप्पणी कर दी थी। ये कह दिया था कि यूरोपियन यूनियन जिस तरीके से कह रहा है पाकिस्तान को कि रशिया की आलोचना करो, वैसी चिट्ठियां ये लोग इंडिया को क्यों नहीं लिखते। ये बात इमरान खान ने ओपनली स्पीच में बोल दी थी। ये ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। इनकी स्पीच के बाद इनके ही वित्त मंत्री ने, इनके ही फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कह दिया कि इमरान खान को ओपनली यूरोपियन यूनियन की आलोचना नहीं करनी चाहिए थी। और तब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल में विभिन्न लोगों ने इमरान खान की आलोचना करी है कि ये इंटरनेशनल लीडर बनने के चक्कर में एक बार को कंट्री की फॉरेन पॉलिसी खराब कर देंगे। पाकिस्तान को जरूरत है यूरोपियन यूनियन की, वो एक बहुत ही बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है पाकिस्तान के लिए। अगर यूरोपियन यूनियन कह भी रहा था कि रशिया के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दीजिए, तो बहुत ही विनम्र तरीके से उनको जवाब दिया जा सकता था। ओपनली उनकी सारी बातें पब्लिक को बता देना ये सही तरीका था नहीं। अब इमरान खान प्रेशर में है। ऐसे टाइम में एक लीडर देखता कि यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, चलो मैं अपनी ईगो को पीछे रख के ना ये मुद्दा दबा देता हूं। मगर इमरान खान देखिए, आप ओवरऑल नोटिस करेंगे बहुत ज्यादा ईगो ड्रिवन इंडिविजुअल हैं, हमेशा खुद को सही साबित करना चाहते हैं। अब रिसेंटली इन्होंने एक और स्पीच दिया, उसमें फिर से यूरोप पे आरोप लगा दिया और कहा कि यूरोप की गलती है, इनको पाकिस्तान पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये जो इनकी वीडियो है ये भी आप सुने। यूरोपियन यूनियन की बात की, एम्बेसडर्स की, जरा गौर से सुन लें। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, किसी एम्बेसडर को यह हक नहीं पहुंचता कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे पब्लिक में बात करें, किसी को नहीं पहुंचता। उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को यह कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। इन्होंने प्रोटोकॉल के खिलाफ बात की। तो बेसिकली यहाँ पर भी ये जो सारा आरोप है ये डाल रहे हैं यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स पे कि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा, उनको ये नहीं करना चाहिए था, मुझ पे आरोप मत डालो। जबकि देखो, पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन ने 2014 में बड़ी मुश्किल से जीएसपी स्टेटस दिया था। इसकी वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कुछ हद तक टिके हुए हैं। ये जिस दिन स्टेटस छिन गया, पाकिस्तान याद करेगा यूरोपियन यूनियन को, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और इमरान खान जेन्युइनली आज के समय अपनी कंट्री की इकोनॉमी के साथ खेल रहे हैं अपनी ईगो की वजह से। मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए एक कंट्री में सबसे खतरनाक लीडर कौन सा हो सकता है? देखिए ऑब्वियसली एक करप्ट लीडर तो खतरनाक होगा ही, वो करप्शन कर रहा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मगर उससे भी खतरनाक एक लीडर ये हो सकता है जो अपनी गलती ना माने, जो ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हो, जिसको बस मैं सही हूँ वही साबित करना है। तो इमरान खान भी काफ़ी हद तक अभी यहीं पे फंस चुके हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। इवेंचुअली, याद रखिएगा मेरी ये वीडियो, इवेंचुअली यूरोपियन यूनियन एक काफ़ी बड़ा दंड भी दे दे पाकिस्तान को, जिसका रीज़न होंगे सिंपली इमरान खान। बिना वजह इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ कंट्रीज को छेड़ा है। इवेंचुअली पाकिस्तान विल हैव टू सफर इन द लॉन्ग रन। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि भारत के संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे लिखा है कि इंडिया विल वर्क ऑन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे सवाल लिखी है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। ये सब बातें लिखी हैं एंड दे आर पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव।